Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. Law of independent assortment. It states that when two contrasting pair of traits, जब दो contrasting pair of traits जो मेंडल ने स्टडी किए थे, तकरीबन 7 contrasting pair of traits हैं, when two contrasting pair of traits are brought in the same क्रॉस करवाया जाए, उनका सेम क्रॉस में उनको ब्रॉड किया जाए, तो उनकी जो अलील्स होती हैं वो असॉर्ट कर लेती हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर लेती हैं, पोजीशन कर लेती हैं अपने आप को। तो इस क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब कि जिसमें स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ टू ट्रेड्स को जिसमें स्टडी किया जाता है, तो दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने जिन 2 ट्रेड्स को स्टडी किया, जितने भी राउंड थे इन हिज गार्डन वो येलो भी थे, और जितने रिंकल थे, ये 2 ब्रीडिंग वैरायटी की बात हो रही है, जितने रिंकल थे वो ग्रीन थे। तो जिनको ये फिनोटाइप है, और इसकी जब हम जीनोटाइप लिखेंगे तो वो इस तरीके से मेंशन की जाएगी, लाइक दिस वन। फिर जब गैमीट्स बनाए जाएंगे तो वो इस तरीके से बनेंगे, लाइक दिस वन। उसके बाद जब इनका F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन जो आएगी, दैट इज लाइक दिस वन। तो ये जो है, दिस शोज इन F1 जनरेशन ऑल वर राउंड येलो। उसके बाद मेंडल ने इन F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाया। तो आपस में क्रॉस करवाने के बाद, यानी कि इस तरीके से इनको आपस में क्रॉस करवाया गया। अब मैं पुनर्स केयर में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट रिजल्ट हम निकालेंगे इसमें से। तो इसमें अब ये गैमीट्स जो बनी, दे आर लाइक दिस वन, लाइक दिस वन एंड लाइक दिस वन। तो ये सेम गैमेट, इसकी भी सेम गैमेट, इसकी भी सेम गैमेट्स बन जाएंगी। और इसके बाद अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फिनोटाइपिक रेशो। तो आफ्टर दिस जो फिनोटाइपिक रेशो आई, दैट वाज 9:3:3:1। तो अब इसको देखते हैं ये रेशो क्या थी। तो व्हाट हैज़ हैपेंड हियर देन, दीज 2 phenotypes are new phenotypes। ये न्यू phenotypes जो हैं ये अपीयर हुई, ठीक है। 9 जो है वो राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन जो है वो इसमें अपीयर होता है। अब यहाँ पे एक रूल, एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी का। Probability is basically chance of an event to occur, chance of an event to occur, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी। और यानी कि ये एक चांस है कि ये इवेंट हो जाएगा, एक चांस है ये इवेंट अगर होगा, एक चांस है कि ये इवेंट अगर होगा। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट रूल हमें ये बताता है कि अगर हम सेपरेटली राउंड का, सेपरेटली रिंकल्ड राउंड और रिंकल्ड का क्रॉस करवाएं सेपरेटली, और सेपरेटली येलो और ग्रीन का क्रॉस करवाएं, तो उन दोनों से हमारे सामने जो रेशो आएगी, फिनोटाइपिक रेशो आएगी 3:1, ठीक है। तो इन 3:1 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3:1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा, ये देखिएगा 3:1 मल्टीप्लाई 3:1। अब क्या आएगा इसमें से, 9 3 3
1। तो अगर हम इनको सेपरेटली इसका क्रॉस करवा के इसको ऐडअप कर दें तो फिर भी हमारे सामने सेम रेशो आएगी, और अगर हम इसको कलेक्टिवली करके करें तो फिर भी हमारे सामने सेम रेशो आएगी। तो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। So the question arises over here, which dominance relationship is studied by Mendel? बल्कि यहाँ पे is की जगह was होना चाहिए, तो was studied by Mendel। कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, कंप्लीट डोमिनेंस क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस इज दिस थिंग व्हेन वन अलील, एक जो अलील है वो कंप्लीटली मास्क कर दे, कंप्लीटली मास्क कर दे अदर वन को। ठीक है, इसकी जो एग्जाम्पल है वो मेंडल के उसी हेट्रोजाइगस कंडीशन से हमारे सामने आती है कि जब F1 जनरेशन में ये कंडीशन आती है तो ऑल राउंड होते हैं इसमें। तो इट मीन्स कि इस R ने इस R को, स्मॉल r को कंप्लीटली मास्क कर दिया, जिसकी वजह से जो जनरेशन है उसमें सिर्फ राउंड अपीयर हुए। इसके बाद आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि नन ऑफ अलील, दो में से किसी भी अलील ने, नन ऑफ द अलील शो डोमिनेंसी ऑन वन अनदर। इसकी जो एग्जाम्पल है डेट इज ऑफ जापानीज 4 o'clock, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। जापानीज 4 o'clock प्लांट, जिसकी में क्या होता है कि एक रेड होता है और एक होता है वाइट। रेड एंड वाइट का जब आपस में क्रॉस करवाया जाता है, क्योंकि वाइट तो मेरे पास नहीं है तो मैंने इसलिए ब्लू से इसको लिखना है, तो क्रॉस करवाया रेड और वाइट का, तो इसके क्रॉस के नतीजे में जो फ्लावर आए वो पिंक आए। ठीक है, पिंक फ्लावर्स, और उसके बाद जो फिर इसमें जो ये F1 जनरेशन है और जो F2 के बाद जो रेशो आती है वो 1:2:1। इसका मतलब 1 इज़ रेड, 2 पिंक एंड 1 इज़ वाइट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस डू नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका मतलब यहाँ से इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो कैंसिल हो गया, अभी तक ये एक्सेप्टेबल है। को डोमिनेंस की बात करें तो इसमें जो बोथ अलील्स हैं, बोथ अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बोथ अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर लेंगी इन द नेक्स्ट जनरेशन, इन नेक्स्ट जनरेशन। तो ये हमने डिस्कस भी किया था। तो इसके अंदर जो एग्जांपल आती है वो AB ब्लड ग्रुप की आती है। ठीक है, और इसको इस आर्टिकल के बाद हम डिटेल से डिस्कस करते हैं AB ब्लड ग्रुप को। उसके बाद आ गया ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस ये चीज़ है कि ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो होमोजाइगस फीचर्स है ना, होमोजाइगस डोमिनेंस, ये के जो फीचर्स होते हैं, होमोडोमिनेंट फीचर्स आर लेस देन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फीचर्स। तो इसमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फीचर्स, तो इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज दिस is homozygous and this is homozygous recessive and this is showing the over dominancy। अब इसमें ये है फ्लोरिसेंस, इसमें फ्लोरिसेंट आइज़ होती हैं, यानी कि चमकदार आंखें होती हैं ड्रोसोफिला की। इसमें वाइट आई होती है, और इस केस में क्या होता है कि
उसकी जो आइज़ है वो मोर फ्लोरिसेंट है, यानी कि जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आया तो उस वक्त उसको ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा सिग्नल मिला, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जो ये फीचर है फ्लोरेसेंट आइज वाला वो ज़्यादा हो गया इस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन, और इसने इसको ओवर डोमिनेंसी शो की. सो को डोमिनेंस इज आल्सो नॉट फॉलोइंग द मेंडल लॉ एंड ओवर डोमिनेंस इज आल्सो नॉट फॉलोइंग द मेंडल लॉ. सो मेंडल ने सिर्फ स्टडी किया कंप्लीट डोमिनेंस को. अब हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टाइनर. लैंडस्टाइनर ने इसको डिस्कवर किया 1901 में. फिर इसके जो जेनेटिक बेसिस हैं वो बर्नस्टीन ने 1925 में दिए. लोकस इज क्रोमोसोम नंबर 9. अलील्स इसकी होती हैं 3 अलील्स, जिनको मल्टीपल अलील्स कहा जाता है. ये मल्टीपल जो अलील्स हैं वो इसमें 3 होती हैं, 3 अलील्स हैं. तो मल्टीपल अलील्स इसमें मोर देन 3 अल्टर्ड फॉर्म ऑफ अलील्स होते हैं, और ये राउंड अबाउट 300 के करीब मल्टीपल अलील्स हैं बॉडी के अंदर. तो 3 अलील्स हैं ब्लड ग्रुप में, IA, IB एंड स्मॉल आई. अब हम देखेंगे जीनोटाइप और उसके बाद इसकी एक्सप्रेशन. जैसे ये अब टेबल बनने लगा यहाँ पे, ठीक है. तो ये अब आप देखेंगे यहाँ पे आएगा जीनोटाइप, उसके साथ आएगा फिनोटाइप. उसकी फिनोटाइप क्या है, उसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी. तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस टेबल के अंदर, ठीक है. तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो टेबल है इसको बनाया जा रहा है, तो ये देखिएगा अब आप, ठीक है. अब यहाँ पे सबसे पहले कि IA ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है A एंटीजन. ये A एंटीजन प्रोड्यूस करता है. ये प्रोड्यूस करता है B एंटीजन, सॉरी, ये B एंटीजन प्रोड्यूस करता है. और जो स्मॉल आई की अलील है ये डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, डू नॉट प्रोड्यूस, यानी कि ये रिसेसिव है. डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, इसका मतलब ये रिसेसिव है. तो अब देखते हैं पॉसिबिलिटी जीनोटाइप की. जीनोटाइप या तो ये होगी IA एंड IA, या फिर IA और स्मॉल i. ये मैंने ऐसे इसके ऊपर से लाइन लगा दी. फिनोटाइप इज A ब्लड ग्रुप. इसका जो एंटीजन है इसमें A प्रेजेंट है, और इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, B प्रेजेंट होती है. फिर दूसरी जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी IB या IB स्मॉल i, ये B ब्लड ग्रुप है, और इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो B होता है, और एंटीबॉडी इज A. फिर उसके बाद नेक्स्ट IA IB, ये कोडोमिनेंस की एग्जांपल है. ये AB ब्लड ग्रुप होता है इसका, AB ब्लड ग्रुप, और इसमें एंटीजन दोनों होते हैं A एंड B, और इसमें एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होती. इसके बाद आ गया स्मॉल आई, O ब्लड ग्रुप होगा, ये O ब्लड ग्रुप, और इसमें नो एंटीजन और बोथ एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, उसको गौर से समझना है आपने. अब यहाँ पे इस टेबल में आपने देखना है कि ऑब्वियसली हमें पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है. अब एंटीबॉडीज़, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट, कि एंटीबॉडीज़ जो हैं, एंटीबॉडीज़ A एंड B, ये नेचुरली प्रेजेंट होती हैं, किसी एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस नहीं होती, नेचुरली प्रेजेंट होती हैं. अब A एंटीजन के अंदर
बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है और बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ये एंटीबॉडीज़ आर बेसिकली द चेकर्स कि जब अगर यहाँ पे गलती से इसको ए ब्लड ग्रुप लग जाए तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, जिससे ये चेक हो जाएगा कि वो जो ब्लड ग्रुप है वो इस गलत है, यानी कि इसलिए मैचिंग की जाती है पहले ब्लड ग्रुप्स की। तो अगर ये ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, तो जब उस पर जैसे ही बी एंटीजन डाला जाएगा तो वो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, वहाँ पे क्लम्पिंग बन जाएगी। तो इससे साबित हो जाएगा कि ये ब्लड ग्रुप है ए। अब ब्लड ग्रुप ए और ये है ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ए को सिर्फ ए ही लग सकता है और बी को सिर्फ बी ही लग सकता है या ओ भी लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात है बहुत ज़रूरी कि ये कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब जो यूनिवर्सल डोनर है वो कहा जाता है ओ ब्लड ग्रुप को, ओ ब्लड ग्रुप को, जबकि यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर है वो कहा जाता है ए बी ब्लड ग्रुप को, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है। अब यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप की बात करें अगर हम, ओ ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीबॉडीज़ दोनों होती हैं, ये यूनिवर्सल है और अगर ये इसको लगाया जाएगा ए ब्लड ग्रुप को तो इसके अंदर ऑब्वियसली बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी, ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी। तो ए एंटीबॉडी का इस ए के साथ रिएक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो वो क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंटीबॉडीज ऑफ डोनर, एंटीबॉडीज ऑफ डोनर डिज़ोल्व हो जाती हैं इमीडिएटली, उसका बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं होता और फ़ायदा भी नहीं होता। तो एंटीबॉडीज़ ऑफ डोनर डिज़ोल्व इमीडिएटली, जैसे ही ब्लड के अंदर एंटर होंगी वो इमीडिएटली डिज़ोल्व हो जाती है। तो इस ब्लड ग्रुप सिस्टम से हम पेरेंटेज का जो है ना फाइंडिंग कर सकते हैं कि पेरेंट्स को फाइंड आउट किया जा सकता है ब्लड ग्रुप के थ्रू। तो दिस इज़ द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और उसकी जेनेटिक बेसिस। एस ई जीन रिप्रेजेंट किसको करता है? सिक्रीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। सिक्रीटर जो है वो डोमिनेंट जीन है, क्रोमोसोम 19 पे प्रेजेंट होती है और ये रिप्रेजेंट करती है ए एंड बी एंटीजन्स को जो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम 9 पे एबीओ ब्लड ग्रुप की जीन है, क्रोमोसोम 19 पे सिक्रीटर की जीन है। तो ये आगे चल के एक और भी हम पढ़ेंगे जो क्रोमोसोम 19 पे प्रेजेंट होती है, तो इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। RH blood group system that was discovered by Landsteiner in 1930 और 3 जीन्स जो हैं वो इसको कंट्रोल करती हैं, C, D एंड E। अब ये जो D है ना, D की जो अलील्स हैं, D जो जीन है ना, इसकी जो अलील्स हैं वो 2 हैं, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। और ये जो इसकी अलील्स हैं ये एक लोकस को ऑक्यूपाई करते हैं, 1 लोकस। उस लोकस को कहते हैं डी लोकस, जिस पे ये डी प्रेजेंट होती है। जबकि जो C एंड E हैं, C एंड E ये क्या करते हैं? ये अल्टरनेटिवली एक दूसरे के लोकस को ऑक्यूपाई करते हैं, अदर्स लोकस एक दूसरे के लोकस को ऑक्यूपाई करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो D है, D दैट इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, इस D की जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इट इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस।
डी जो है इट इज़ ऑफ डी लोकस इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। अब ये तो इसमें अगर जीनोटाइप ये होगी तो उसमें ये आर एच फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होगा। आर एच इज़ बेसिकली फ्रॉम, ये फैक्टर है जो डिस्कवर हुआ था फ्रॉम रीसस मंकीज़। तो ये आर एच इसलिए इसको कहा जाता है कि ये डिस्कवर हुआ था फ्रॉम रीसस मंकीज़। तो अगर कैपिटल डी हो तो आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, अगर कैपिटल डी स्मॉल डी हो तो भी आर एच फैक्टर प्रेजेंट है। अगर दोनों रिसेसिव एलील्स आ जाए तो देयर विल बी नो आर एच फैक्टर। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो तब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं आर एच पॉजिटिव, और इसी तरह इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे आर एच पॉजिटिव, और जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होता उसे हम कहते हैं आर एच नेगेटिव। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो बात है, अब ये एंटीजन की तो बात हो गई, ये बेसिकली एंटीजन है, फैक्टर एंटीजन है। अब क्या होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जो एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ आर नॉट प्रेजेंट नेचुरली, ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी आर एच एंटीबॉडीज़, ये प्रोड्यूस्ड होती हैं इन रिस्पॉन्स टू आर एच फैक्टर, इन रिस्पॉन्स टू आर एच फैक्टर के रिस्पॉन्स में ये बनती हैं। नेचुरली ये एब्सेंट होती हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम देते हैं आपको, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। ये एक डिसऑर्डर है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। सो दिस इज ए डिसऑर्डर, फीटस का डिसऑर्डर है ये। और इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि अगर तो ये क्रॉस आ जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इमेच्योर रेड ब्लड सेल, इमेच्योर जो रेड ब्लड सेल है उनकी फॉर्मेशन होती है इन द फीटस, फीटस के अंदर इमेच्योर रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें ये कैसे आएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस कैसे बनेगा, ये इस क्रॉस से हम देखेंगे कि मेल और फीमेल, ये क्रॉस देखेंगे अब हम। तो मेल में ये है जीनोटाइप और फीमेल की जीनोटाइप ये है, यानी कि फीमेल इज़ आर एच नेगेटिव और जो मेल है वो आर एच पॉजिटिव है। इन दोनों का जब क्रॉस करवाया जाएगा तो पहले तो ये गैमीट्स आएंगी लाइक दिस और लाइक दिस। तो क्रॉस के बाद जो कंडीशन आएगी हमारे पास डी डी और डी डी, इसका मतलब 50% जो है वो आर एच पॉजिटिव है और 50% जो है वो आर एच नेगेटिव है। तो 50% इज़ आर एच पॉजिटिव एंड 50% इज़ आर एच नेगेटिव। अब अगर जो मदर है वो आर एच नेगेटिव है और जो बेबी है वो आर एच पॉजिटिव है, तो उसको समझने के लिए हमें ये डायग्राम को समझना है। तो ये डायग्राम है जिसके थ्रू हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे ये बेसिकली डेवलपमेंट है, दैट इज़ दी डेवलपिंग एम्ब्रियो इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये शो किया गया है प्लेसेंटा को लाइक दिस, दिस इज़ द शोइंग ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। इसमें ये बेबी को भी हम शो कर देते हैं कि जो बेबी है वो एम्ब्रियो बेसिकली वो इस तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये ऐसे अटैच है बेबी यहाँ पे लाइक दिस वन। तो अब क्या होता है, बेबी इज आर एच पॉजिटिव एंड मदर इज आर एच नेगेटिव, ये मदर को शो कर रहा है, मदर इज आर एच नेगेटिव। अब क्या होता है कि जब बेबी से पॉजिटिव ब्लड, ये जो पॉजिटिव ब्लड है ये मदर के अंदर एंटर हो जाएगा वाया प्लेसेंटा, दिस इज प्लेसेंटा,
प्लेसेंटा में मदर के अंदर एंटर हो जाता है लाइक दिस, तो मदर के अंदर क्या होगा, एंटी RH तो मदर के अंदर ये, क्योंकि मदर के अंदर इस वक्त नहीं है, तो मदर के अंदर फिर anti-RH एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, बट इट विल नॉट अफेक्ट द मदर को ये अफेक्ट नहीं करेंगे। ये anti-RH जो एंटीबॉडीज़ हैं जब इसी प्लेसेंटा के थ्रू एंटर होंगी बच्चे के अंदर, तो यहाँ पे इट विल रिएक्ट विद दिस पॉजिटिव एंटीजन के साथ, ये रिएक्ट करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि व्हाट विल हैपन एज ए रिज़ल्ट, बच्चा अनीमिक हो जाएगा, उसके रेड ब्लड सेल की डेथ हो जाएगी, उसमें कमी वाक़ हो जाएगी और उसमें जॉन्डस हो जाएगा। तो दिस विल हैपन इन द केस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। अब जो साइंस है वो इस नतीजे तक पहुंच चुकी है कि इस चीज़ से बचा जा सकता है। एक स्पेसिफिक इंजेक्शन होता है, इसके थ्रू मदर के अंदर anti-RH एंटीबॉडीज़ को किल कर दिया जाता है ताकि वो बच्चे के अंदर एंटर ही ना हो सके और बच्चा जो है वो सरवाइव कर सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट RH फैक्टर। Thank you very much and Allah Hafiz.